हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों आज हम करेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर का नाम है रूरल डेवलपमेंट। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखा है बच्चों मैंने यहाँ पे, व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट। क्या होता है रूरल डेवलपमेंट? तो यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट का मतलब होता है बेटा इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। यानी जब भी आप रूरल का मतलब हो गया बेटा ग्रामीण क्षेत्र जहां पे एग्रीकल्चर होता है। तो जब आप बात करेंगे रूरल डेवलपमेंट की तो आपको वहां दो पॉइंट देखने हैं। फर्स्ट पॉइंट है बच्चों इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं होगा कि आपने कुछ टाइम के लिए वहां डेवलपमेंट करा और भाई हम छोड़ देंगे, तो ऐसा वहां पे नहीं होगा। तो इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। एंड सेकेंड इज कॉल्ड इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस। सोशियो इकोनॉमिक क्या हो गया? यहां पे आप सोशल डेवलपमेंट की बात भी करेंगे, यहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात भी करेंगे। प्रोसेस, अब इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट कॉन्टिन्यूअस, सेकंड इज अ सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस। यानी ये आपको लगातार करना है, सोशल तरीके से करना है और इकोनॉमिक कंडीशन भी आपको फुलफिल करनी है। अटेम्प्टिंग टू इंप्रूव ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ। तो अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट, तो भाई साहब आपको यहाँ पे सारे के सारे एस्पेक्ट कवर करने हैं। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी, चाहे वो रोड की बात होगी, चाहे वो एग्रीकल्चर की बात होगी, उनके एजुकेशन की बात होगी, उनकी हेल्थ की बात। तो ये कंप्लीट एक पैकेज होगा कवरिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ रूरल लाइफ। इकोनॉमिक चीजें यानी जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनमें सुधार करेंगे आप, उनकी सोशल कंडीशन में सुधार करेंगे और ये काम आप कॉन्टिन्यूस करेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए जी, अगला पॉइंट है बच्चों व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो अभी हमने क्या बात की थी, पीछे वाली स्लाइड में हमने बात की थी कि भाई साहब ये ऑल एस्पेक्ट कवर करेगी। अब ये किस किस प्रोसेस के थ्रू चलेगी। फर्स्ट पॉइंट देखिए बच्चा, फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोर्सेज। यानी ह्यूमन रिसोर्सेज अगर आपको डेवलप करने हैं तो दो चीजें बेसिकली इसमें कवर होती है। फर्स्ट इज एजुकेशन एंड सेकंड इज हेल्थ फैसिलिटी। अगर आप कहीं पे भी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, किसी भी आप डेवलप कंट्री की बात करते हैं, सबसे वहां पे जो चीजें नेसेसरी होंगी दैट इज एजुकेशन एंड हेल्थ। अगर किसी कंट्री में, किसी देश में, किसी भी प्रदेश में या किसी पर्टिकुलर जगह पे एजुकेशन बिल्कुल नहीं है और पुअर हेल्थ फैसिलिटीज हैं, तो वहां का डेवलपमेंट होना बहुत मुश्किल है। वर्ड लिखा बच्चों मैंने डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज नीड टू बी इंप्रूव्ड थ्रू प्रॉपर अटेंशन टू एजुकेशन एंड हेल्थ। तो इन दोनों को आप ठीक ठाक करेंगे तो ये है प्रोसेस रूरल डेवलपमेंट का फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट बच्चों डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों जरूरी है? सबसे पहले रूरल एरियाज में क्या होती है बच्चों, खेती होती है। अब जो प्रोड्यूस वहां पे होंगे, ट्रांसपोर्टेशन अगर वहां पे अच्छा नहीं होगा तो वहां से कैसे, अभी आप और बात करेंगे। तो इट इन्वॉल्व्स इंप्रूवमेंट इन इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्यों भाई? अगर खेतों में पानी देना है तो इलेक्ट्रिसिटी आएगा। इरिगेशन, क्रेडिट, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज एंड एग्रीकल्चर रिसर्च। यानी अगर आप बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कंप्लीट पैकेज, यहां पे अच्छा ट्रांसपोर्टेशन, लगातार इलेक्ट्रिसिटी, कैसे आप सिंचाई करते हैं, कैसे आप खेती करते हैं, प्रॉपर इरिगेशन और उसको चलाने के लिए क्रेडिट सिस्टम आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है जी, तो आई होप दोनों पॉइंट क्लियर होंगे बच्चों। थर्ड पॉइंट पे आते हैं बच्चों, थर्ड इज अ लैंड रिफॉर्म्स। तो लैंड रिफॉर्म्स अगर आपको याद हो बेटे, तो जब मैंने आपको चैप्टर 1 कराया था तभी भी मैंने आपसे बात की थी। इट इंक्लूड्स एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन लैंड रिलेशन। यानी अगर आपको रूरल डेवलपमेंट करना है तो सबसे पहले जो भी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है लैंड रिलेशंस में उसको हटाइए। प्रोवाइडिंग लैंड टू टिलर। टिलर मीन्स क्या होते हैं बेटे? टिलर मीन्स छोटे छोटे एग्रीकल्चरिस्ट या छोटे छोटे फार्मर्स, आप उनको लैंड प्रोवाइड कीजिए। सेकेंड, इंप्रूवमेंट ऑफ
सोशियो इकोनॉमिक, देखो वर्ड देखना बच्चों, सोशियो का मतलब सोशल कंडीशन ठीक करिए, और इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो गया बेटा, इकोनॉमिक कंडीशन ठीक करिए जिससे उनका सोशल डेवलपमेंट हो सके, उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, और रूरल पुअर एंड इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, इसको आप इंक्रीज कर दीजिए। तो ये था लैंड रिफॉर्म्स। फोर्थ पॉइंट क्या है बेटा, फोर्थ पॉइंट है एलिवेशन ऑफ प्रॉपर्टी या सॉरी पॉवर्टी। तो पॉवर्टी का मतलब क्या हो गया, आपको ऐसे स्टेप लेने पड़ेंगे जिससे कि जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है रूरल एरियाज का, उसकी गरीबी दूर हो सके। इट इन्वॉल्व टेकिंग स्टेप फॉर ब्रिंगिंग इंप्रूवमेंट, क्या लिखा बच्चों, इंप्रूवमेंट इन लिविंग कंडीशन ऑफ वीकर सेक्शन। एंड लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ ईच लोकेलिटी टू एनहेंस द अपॉर्चुनिटी। यहां पे मैं लिख सकता हूं बच्चों में एम्प्लॉयमेंट। तो अगर इस पॉइंट को मैं रैप अप करूं बच्चों, तो यहां लिखा था मैंने कि कैसे आप, अभी तक हमने क्या पढ़ा पहले वो देखते हैं। रूरल डेवलपमेंट सर इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, समझ में आ गया आपके। इट्स अ सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस, ये भी समझ आ गया। एंड विच अटेम्प्ट टू कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ, ठीक है। अब मैंने नेक्स्ट पढ़ाया आपको प्रोसेस। प्रोसेस में मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या बताया बच्चों, आप उनकी एजुकेशन हेल्थ अच्छा करो, आप ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप कीजिए आप। सेकेंड, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कीजिए बच्चों, है ना। लैंड रिफॉर्म, जिस पे वो खेती कर रहे हैं वहां पे रिफॉर्म्स। और नेक्स्ट था आपका पॉवर्टी और एम्प्लॉयमेंट। दीज 5 पॉइंट कवर्स क्या बच्चों, रूरल डेवलपमेंट। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन डायरेक्ट भी आता है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय रूरल डेवलपमेंट एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। आई होप ये हुआ होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। इज द रूरल क्रेडिट। भाई देखो, जब भी कोई फार्मर या कोई भी आप एग्रीकल्चर सेक्टर में जाते हैं, तो जब आप कोई भी खेती करते हैं, यानी मैं बोलता हूं कि कोई भी गेहूं की खेती करते हैं, तो जब गेहूं के बीज सीड्स आपने वहां पे डाले, बोए, और जब आपने वो बेचने गया, जब आपने वो निकाले, तोड़े, जब आप बेचने जाते हैं, इन दोनों के बीच में बहुत लॉन्ग टाइम होता है। जैसे मैं मान के चलता हूं, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं बेटा, मैंने आपने कोई खेती शुरू करी और 1 जनवरी को आपने खेती करनी स्टार्ट करी, क्या 2 जनवरी को ही पैसे आने शुरू हो जाएंगे? आंसर इज नो। क्यों? कि भाई अभी तो आपने बोए हैं, उसमें पानी वानी लगाओगे, खेती करोगे, जब वो पूरी फसल उग जाएगी तब जाके बेचेंगे। लेट्स से इस पूरी प्रोसेस में हो गए 2 महीने। 2 महीने तक फार्मर क्या करेगा? तो इसका मतलब उस टाइम गैप को कवर करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है रूरल क्रेडिट की। पढ़ते हैं बच्चों, द रूरल क्रेडिट, ग्रोथ ऑफ रूरल इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन टाइमली इन्फ्यूजन ऑफ रूरल कैपिटल। यानी अगर आपको रूरल डेवलपमेंट करना है तो रूरल क्रेडिट पे खास ख्याल रखना पड़ेगा। क्यों? देयर इज अ लॉन्ग टाइम गैप बिटवीन क्रॉप सोइंग एंड रियलाइजेशन ऑफ इनकम। इन दोनों के बीच में एक लॉन्ग टाइम गैप था, उसको पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? रूरल क्रेडिट। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट। ये तो समझ आ गया सर कि रूरल क्रेडिट बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि भाई साहब फार्मर्स को अपनी नीड पूरी करनी है, टाइमली इन्फ्यूजन होना चाहिए। लेकिन अब हम कहां से लाएं पैसा? फर्स्ट पॉइंट यहां पे है नॉन इंस्टीट्यूशनल या इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। तो पहले हम बात करते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस की। सबसे पहले बच्चों, these are non-institutional sources. The first point is money lender. कौन होते हैं महीने बेटा? ब्याज वाले। पुरानी पिक्चरों में देखते थे ना बेटे, एक लाला जी मोटे तोल लेके बैठे होते थे और पैसे गिनते थे, लो जी पैसे। ध्यान आया बच्चों? तो मनी लेंडर्स जो आपको मनी उधार देते हैं, या अगर मैं सिंपल बोलूं एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये तो फिर भी रेगुलेटेड है। कई ऐसे लोग जो ब्याज पे पैसे, सुना है ना आपने, ब्याज पे पैसे देने लेने का काम करते हैं, मनी लेंडर्स। लेकिन मनी लेंडर्स के साथ दिक्कत क्या होती है? ये देते हैं हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी ये ज्यादा रेट पे, इंटरेस्ट रेट पे आपको पैसा देते हैं। तो पहला, नॉन इंस्टीट्यूशनल में जो फार्मर्स था उसने यहां से पैसा लिया। सेकंड इज रिलेटिव। अब देखो बेटा, कई बार ना लोग कंफ्यूज होते हैं
कि आदमी पहले पैसे लेता कहां से है, अपने रिश्तेदारों से या फिर मनी लेंडर से, क्योंकि रिलेटिव के आगे लिखा हुआ है बच्चों नो इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहे आप। लेकिन यहां पे लोग बाद में जाते हैं, यहां पे सेकंड पे जाते हैं, पहले जाते हैं मनी लेंडर पे। क्यों? क्योंकि जो समाज होता है, जो रिलेटिव होते हैं, वो तो बेटा आपको ताने मार मार के मार देंगे, हाँ हमसे पैसे लिए थे आपने 1 लाख रुपए। तो फर्स्ट मनी लेंडर, सेकंड आपके रिश्तेदार, थर्ड कौन हो गए बच्चों? ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट। जनरली ये क्या करते हैं कमीशन एजेंट? आपकी जो खेती है, जो आपकी क्रॉप है, उसको मॉर्गेज करा लेते हैं। जैसे मैं अगर खेती करता हूं तो मैं कहीं लोन लेने गया, ट्रेड एंड कमीशन एजेंट ये क्या करेंगे बच्चों, मेरी जो खेती है उसको क्या कर लेंगे बेटा, मॉर्गेज करा लेंगे। अब जब खेती पूरी हो जाएगी, जब मैं बेचने जाऊंगा तो मुझे इन्हीं को बेचना है, ट्रेड एंड कमीशन एजेंट को, सस्ते दाम पर। लेकिन फार्मर का फायदा क्या हुआ? फार्मर को पहले, यानी पहले से ही उसको पैसे मिल गए। कब? क्रॉप होने से पहले ही। ठीक है जी। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट है बच्चों रिच लैंडलॉर्ड्स। तो रिच लैंडलॉर्ड्स क्या हो गए बेटे? ये आपको फिर से उधार पे पैसा दे रहे हैं, जिनकी जमीनें होते थे, जिन्हें आप बोलते हैं जमींदार। तो ये लैंडर कौन होते हैं बेटे? जो वर्ड अगर टेक्निकल बोलूं मैं, साहू, मतलब कि जो बनिए वाले होते थे। और रिच लैंडलॉर्ड्स कौन हो गए? आपके जमींदार। इट्स अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर समझ में आ गया? क्या समझ में आया बच्चों? नॉन इंस्टीट्यूशन। अब आप ध्यान रखो बेटा, इसे वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे, कम से कम आपके दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके पास इस चैप्टर में से। तो अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, तो आप उसे ठीक से कर पाए। फटाफट पढ़ते हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। पहला मनी लेंडर, क्या स्पेशलिटी होती है भैया? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। सेकंड रिश्तेदार, रिलेटिव, नो इंटरेस्ट हो गया। थर्ड ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट, आपने अपनी क्रॉप गिरवी रख दी, पैसा ले लिया, जब क्रॉप आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जब आप उसे बेचेंगे तो इन्हीं कमीशन एजेंट को बेचेंगे लो प्राइस पे। फोर्थ रिच लैंडलॉर्ड्स, सेम तरीका जमींदार, तो ये भी चार्ज करेंगे आपसे बच्चों हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। आई होप क्लियर होगा बच्चों। चलिए अब हम आते हैं बच्चों इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस पे। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस ये मतलब क्या हो गया? अभी तक जो हमने यहां बात की थी बच्चों, कौन से? नॉन इंस्टीट्यूशनल। तो यहां पे एक पर्सनल आदमी की बात हो सकती है, भाई कौन है? रिलेटिव, आपका मौसा, चाचा, कुछ भी हो सकता है। मनी लेंडर, तो ये एक एजेंट नहीं है, ये एक तरीके से क्या हो गया बच्चों, ये एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। जब आप बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल, फर्स्ट पॉइंट देखना बहुत ध्यान से। फर्स्ट लिखा हुआ है बच्चों कोऑपरेटिव क्रेडिट। तो आपने बहुत सारे बैंक देखे होंगे, जैसे अभी मेरे दिमाग में आता है नोबल कोऑपरेटिव बैंक, नोएडा वाला बैंक है करके, तो कोऑपरेटिव लिखा होता है ना। कोऑपरेटिव का मतलब क्या हो गया कि कई लोग इकट्ठे हुए, 4, 5, 10 लोग इकट्ठे हुए, कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का मतलब क्या हुआ कि भाई साहब एक दूसरे की मदद करने के लिए आप वहां से जाइए और पैसा ले लीजिए। इसकी खासियत क्या होती है? इसकी खासियत होती है सर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप बात करते थे मनी लेंडर की, अगर आप बात करते थे लैंडलॉर्ड की, तो वहां का रेट ज्यादा था। लेकिन जो एक कोऑपरेटिव क्रेडिट होगा, ये आपस में ही कुछ लोग मिले और आपको इन्होंने क्या देना शुरू कर दिया बेटा? लोन देना शुरू कर दिया लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है जी। सेकंड इज द लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स ये क्यों होते हैं बच्चों? इनका फोकस होता है कि जो भी लैंड है उसका ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हो सके, यानी बेसिकली ये रूरल डेवलपमेंट की बात करता है। और जो आपकी लैंड थी इसको मोर डेवलप कर सके, मोर फर्टाइज कर सके, तो इसका ही काम होता है। तो आप यहां से जाके भी पैसा ले सकते हैं, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इसका कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट। कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट क्या हो गया बच्चों? आपका सिंपल बैंक हो गया, आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। तो आप यहां से जाके पैसा ले लीजिए बच्चों। फोर्थ क्या हो गया बच्चों? इसका रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी गांव में कोई बैंक पहले से नहीं है तो ये बैंक जाएंगे और अपनी ब्रांच वहां पे ओपन कर देंगे। जैसे वर्ड से आपको दिखाई दे रहा है, यहां कहां पे ओपन हो सकती है ब्रांच बच्चों? ये केवल रूरल एरिया में। तो आप जाइए, यहां से भी आप क्रेडिट ले सकते हैं।
फिफ्थ पॉइंट इज गवर्नमेंट। भाई गवर्नमेंट भी पैसा देती है आपको, गवर्नमेंट देती है बच्चों 6% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो किसी केस में फ्लड आ गया बेटा, भूकंप आ गया, या पहले जैसे होता था है ना, तो क्या बोलते थे बेटा, सूखा पड़ना, तो अगर कुछ ऐसी चीजें आ गई आपके पास तो गवर्नमेंट जनरली आपको लोन प्रोवाइड करती है और आपसे चार्ज करती है 6%। लास्ट है बच्चों, अब देखो वर्ड देखना बच्चों क्या टेक्निकल लिखा है और ये याद करना है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसे बोलते हैं बच्चों नबार्ड। कई बार सुना होगा आपने, फिर सुनो, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका काम क्या होता है बेटा, इसका काम होता है कि जितने भी रूरल बैंक आपको दिखाई दे रहे हैं इनको क्या करना बेटा, मॉनिटर करना कि ये अपना काम परफॉर्म कर रहे हैं अच्छे से नहीं कर रहे, यानी रूरल डेवलपमेंट कर भी पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। और सेकंड, अगर आपको लोन यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता कहीं से तो ये आपको लोन भी प्रोवाइड करती है। हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया था बच्चों क्रेडिट, तो ये आपको क्रेडिट भी देती है, ठीक है। कई बार इसकी फुल फॉर्म लिखी आती है, अच्छे से पढ़ेंगे। लास्ट पॉइंट क्या है बच्चों, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम फॉर माइक्रो फाइनेंस। जब आपको कहीं पे भी लोन नहीं मिल रहा, ऊपर वाले केसेस में अगर आप बैंक से कभी लोन लेने जाते हैं तो आपको बहुत सारे फॉर्म्स फिल करने पड़ते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करता है, आपके बिहाफ पे, जब लोग इलिटरेट हैं, कम पढ़े लिखे हैं, आपके बिहाफ पे वो साइन या आपके बिहाफ पे वो पेपर रेडी करते हैं और आपको क्रेडिट के लिए एलिजिबल बनाते हैं कि आपको आसानी से लोन मिल जाए। तो इसलिए वर्ड जो लिखा है बच्चों यहाँ पे लिखा है सेल्फ हेल्प ग्रुप। आई होप क्लियर होगा बच्चों। तो अभी हमने पढ़े बेटे सोर्सेस, यानी कितने सोर्सेज होते हैं, फर्स्ट इंस्टीट्यूशनल, सेकंड नॉन इंस्टीट्यूशनल। नॉन इंस्टीट्यूशनल में बच्चों 4 पॉइंट थे और जब हमने बात करी बेटा इंस्टीट्यूशनल की वहां पे 7 पॉइंट थे। आई होप क्लियर होगा बच्चों। चलिए जी, लास्ट इज द वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीधा क्वेश्चन भी आता है बच्चों, प्रॉब्लम्स फेस्ड इन रूरल बैंकिंग। भैया पहले ये तो बता दो दिक्कत क्या है। अब देखो दिक्कत फर्स्ट दिक्कत है बच्चों इनसफिशिएंसी। क्या वर्ड लिखा हुआ है, इनसफिशिएंसी, यानी जितना पैसा चाहिए वो है ही नहीं, इनसफिशिएंट फंड्स है ही नहीं बेटे पैसे, या जितने अमाउंट रूरल क्रेडिट होना चाहिए इन्फ्यूजन वो होता है इनसफिशिएंट। सेकंड पॉइंट, इनएडिक्वेट कवरेज, यानी जो इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज हैं या जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते जहां पे एक्चुअल जरूरत है पैसे की। क्यों, इसीलिए कि जो छोटा फार्मर होगा, जो टिलर अभी हमने बात की, उसके पास इतनी नॉलेज नहीं होगी, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि इनको टैकल कर सके, डील कर सके। तो इसीलिए पहला, भैया हमारे पास फंड्स की शॉर्टेज है, पहला। सेकंड, हमारे पास कवरेज ही नहीं हो पाती। थर्ड पॉइंट देखिए बेटा, इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सेक्शन, वहां बात की थी फंड, टोटल फंड ही नहीं है, इतना फंड ही नहीं होता। सेकंड, इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन, आप लेने गए 10 लाख और बैंक ने पकड़ा दिया आपको 1 लाख, चाहिए थे आपको 10 लाख, बैंक ने दे दिया आपको 1 लाख, क्या करोगे 1 लाख का, होगा ही नहीं काम आपका। तो आपने क्या करा बेटा, शादी में एक मोटरसाइकिल ले ली बेटे, समझ रहे हो, हम तो शादी कर रहे हैं मोटरसाइकिल। तो इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन, तो जितने पैसे चाहिए उतने मिलते ही नहीं आपको। फोर्थ पॉइंट बच्चों, ये ऑलरेडी कवर मैंने करा दिया आपका, पुअर और मार्जिनल फैक्ट फार्मर्स, जो छोटे फार्मर्स होते थे उन पे ध्यान ही नहीं है बेटा। क्यों, जो बड़े फार्मर्स की लॉबी होती है उन्हीं का फोकस होता है कि जाके इंस्टीट्यूशन जो हमारे होते हैं सोर्सेज, उनसे पैसे लेने, ये वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। एंड फिफ्थ इज नॉट द लीस्ट, ग्रोइंग ओवरड्यूज। ये आपने सुना भी होगा कि जितने भी फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं बेटे, वो आत्मा सुसाइड करते हैं। रीजन क्या होता है कि हमारा ब्याज के ऊपर ब्याज, जो अमाउंट है, जैसे 1 लाख रुपए लिया, उसका ब्याज बना 10,000, दे नहीं पाए, 1/10 का और ब्याज बन गया, तो ब्याज के ऊपर ब्याज चलता जा रहा है। ग्रोइंग ओवरड्यूज एंड द मेन प्रॉब्लम फेस्ड इन रूरल बैंकिंग। तो अगर आप रूरल बैंकिंग की बेटा बात करते हो तो पहला,
इनसफिशिएंट है, इन देखो ये पॉइंट देखो सेम सेम से फर्स्ट और 3 ये साथ लिख सकते हो आप, इनसफिशिएंसी और इनएडिक्वेट अमाउंट, फिर इनएडिक्वेट कवरेज, फिर लेस अटेंशन टू पुअर एंड लास्ट ग्रोइंग ओवरड्यूज। लिख के आ जाओगे? चलिए जी, अगर केस लो आएगा तो अच्छे से लिख के आना बच्चों। नेक्स्ट आता है बच्चों एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो पहले हम बात करेंगे इस वाले पोर्शन की। भाई साहब देखो, एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होती है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मतलब हुआ कोई भी क्रॉप लगाने से लेकर उसको बेचने तक जितने भी प्रोसेस आप लगाते हो वो होते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग। इसका मतलब सबसे पहले देखिए बच्चों, एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्रॉप जो है आपकी उसको बेचने तक, जब तक आप उसे काट रहे हैं, असेंबल करने से लेके बेचने तक जितनी प्रोसेस होती है उसको कहते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग। बेसिकली बच्चों ये 7 टर्म्स में होती है। पहला देखेंगे, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व असेंबलिंग, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। सेम सीक्वेंस में लिखनी है। हाँ, पहले मैं लिखता हूं बच्चों इसका ASP, ठीक है जी। असेंबलिंग के बाद पहले आपने असेंबल करा काट के, उसको स्टोर करा, स्टोर के बाद प्रोसेस करा। नेक्स्ट क्या करा बच्चों आपने? ट्रांसपोर्टेशन और पैकेजिंग। इसको ऐसे लिख दो बेटा, ये रहा TP। अगला क्या था? ट्रांसपोर्टेशन। अगला क्या था? पैकेजिंग। लास्ट क्या था बच्चों आपका? ग्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यानी क्या लिख सकते हो बेटा? इसे लिख दो GD। अब एक सिंपल सा फॉर्मूला बनाते हैं बेटे। ASP ने TP को, GD मींस ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया। फिर बोलेंगे ASP ने TP को ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया। A से क्या था? असेंबलिंग। S से क्या था बच्चों आपका? स्टोरेज। P से क्या था बच्चों? प्रोसेसिंग। T से फिर क्या हुआ? ध्यान सुनना बेटा, T से क्या हो गया? फिर ट्रांसपोर्टेशन। P से क्या हुआ? पैकेजिंग। G से क्या हुआ? ग्रेड करना, अलग अलग ग्रेड, कोई A ग्रेड का है, B अलग अलग। यानी अगर आप गेहूं की बात करते हैं तो कोई गेहूं बड़ा होता है, कोई छोटा, तो सबको ग्रेडिंग करना। एंड लास्ट क्या है बच्चों? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर कमोडिटीज अक्रॉस द कंट्री। तो सर एग्रीकल्चर मार्केटिंग में क्या आएगा बेटा? ASP TP GD। ठीक है, ये काम करो। अब ये करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस होती हैं एक फार्मर्स को? छोटी सी बात सुनो बेटा। सबसे पहले लेट्स से कुछ बड़े किसान हैं, बड़े फार्मर्स हैं, और कुछ छोटे किसान हैं। तो लोग क्या करेंगे? जो बड़े किसान होंगे वो चाहेंगे कि छोटे किसानों से सारी फसल खुद ही ले लें और खुद सेल करें। तो पहला देखिए बेटा, फर्स्ट है मैनिपुलेशन बाय बिग ट्रेडर्स। तो बिग ट्रेडर्स क्या करते हैं? मैनिपुलेट करते हैं। सेकेंड, लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन। हमारे पास जो फार्मर होता है वो मैनिपुलेट हो जाते हैं, उनको नॉलेज ही नहीं होती कि भाई फसल तो आ गई हमारे पास, इसको कहाँ बेचना है, कहाँ इसका दाम ज्यादा मिलेगा, पता ही नहीं है बेटे में। एंड थर्ड, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। दीज 3 आर द मेन प्रॉब्लम। पहला मैनिपुलेशन, बड़े ट्रेडर्स आते हैं और छोटे ट्रेडर्स का फसल। भाई साहब देखो आप पे क्या होएगा, हम तो आपके क्या हैं बच्चों, हम तो आपके एक तरीके से वेल विशर हैं, हमें दे दो। सेकेंड, मार्केटिंग, हमें तो पता ही नहीं है भाई साहब कहाँ जाएंगे, कहाँ बेचेंगे, बिरजू के पापा कहाँ से, समझ रहे हो बेटे। एंड थर्ड, स्टोरेज, हमारे पास फसल तो हमने तोड़ दी बच्चों, कहाँ रखें इसको? अपने सिर पे। एक स्टोरेज वेयर हाउस चाहिए, वो है ही नहीं हमारे पास। नहीं है तो क्या होगा बेटा? मार्केटिंग में दिक्कत आएगी। आपको क्या बताया था? असेंबलिंग बताई थी, यहाँ पे क्या बताया था? स्टोरेज बताया था, हो ही नहीं पाएगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए बच्चों, लास्ट इसमें लिखा हुआ है बच्चों, मेजर्स टू इंप्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग। मैंने आपको समझा दिया बच्चों, असेंबलिंग से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक पूरी की जो पूरी प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? एग्रीकल्चर मार्केटिंग। सर इसमें दिक्कत कहां आ रही थी? भैया पहले तो बिग ट्रेडर्स हमें मैनिपुलेट कर जाते हैं, है ना, हमें मार्केट की नॉलेज नहीं है, कहां बेचना है। चलो जी, हमारे पास स्टोरेज ही नहीं है। अब उसको आप कैसे दूर करेंगे? क्या क्या मेजर्स गवर्नमेंट अडॉप्टेड? फॉलोइंग मेजर्स टू इंप्रूव द सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग।
कैसे आप इसने मेजर्स लिए इंप्रूव करने के लिए। फर्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, रेगुलेटेड मार्केट। व्हाट इज रेगुलेटेड मार्केट? रेगुलेटेड मार्केट हुआ बच्चों जहां पे आप डायरेक्ट जाइए और जाके अपनी फसल बेच दीजिए। गवर्नमेंट ने कहा भाई साहब देखो मैनिपुलेशन हो रहा है, मार्केट की नॉलेज नहीं हो रही है आपको, तो उन्होंने एक दे दिया रेगुलेटेड मार्केट। जैसे अगर आप सिंपल बात करें, आपने वर्ड सुना होगा अनाज मंडी। अब कोई बंदा अनाज की खेती करता है, गेहूं उगाता है, चावल उगाता है, उसको सोचना नहीं है कि कहां जाके बेचे। भैया जाओ अनाज मंडी। अगर आप सब्जी उगाते हैं, कहां जाके बेचे? अबे सब्जी मंडी जाओ। अगर आप कोई फ्रूट उगाता है और वो पूछ रहा है कहां जाके, भैया सब्जी मंडी कहां जाओगे आप जाओ फलों की मंडी। तो इस तरह रेगुलेटेड मार्केट्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड विद अ व्यू टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स फ्रॉम द माल प्रैक्टिसेस ऑफ सेलर एंड ब्रोकर्स। आप जाइए और सीधा अपनी फसल बेच के आ जाइए। सेकंड पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने ऑलरेडी बात कर ली। इंफ्रास्ट्रक्चर में इलेक्ट्रिसिटी आई थी, यहां पे क्या बात करेगा बच्चों? रोड की बात करेगा। तो क्या क्या चाहिए उसको? रोड, रेलवे, वेयर हाउसेज, गोडाउन, कोल्ड स्टोरेज। व्हाट इज कोल्ड स्टोरेज? जहां पे सब्जियां, वो ठंडा सा स्टोर होता है जो आप प्रिजर्व रख सकता है आपकी सब्जियों को, आपके कोई अनाजों को लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स। भैया हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने क्या करा बच्चों? गवर्नमेंट एम टू प्रोवाइड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। गवर्नमेंट ने रोड ठीक कर दी, रेलवे ठीक कर दिया, वेयर हाउसेज बना दिए। और थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों? थर्ड है बच्चों कोऑपरेटिव मार्केटिंग। द एम इज टू रियलाइज फेयर प्राइस फॉर द फार्मर्स प्रोडक्ट। कोऑपरेटिव मार्केटिंग की गई जिससे कि किसान अपना मैक्सिमम प्राइस या फेयर प्राइस ले सके। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या करा बच्चों? पहला, अगर देखो सिंपल की बात करें, पहला गवर्नमेंट ने यहां पे मार्केट दे दिया। दूसरा क्या करा बच्चों? गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दिया और कोऑपरेटिव मार्केटिंग कर दी। आई होप क्लियर होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, दिस इज द फोर्थ पॉइंट, डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। अब देखो इस पे ना बहुत सारी चीज आपने पढ़ी होंगी। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंट पॉलिसी। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है बच्चों एमएसपी। हाँ एमएसपी, हमारा एमएसपी, तुम्हारा एमएसपी, सुना है बेटे? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बहुत अब भी किसानों का आंदोलन एमएसपी पे हो रहा है। क्या चाहते हैं वो? कि भाई साहब हमारी जो फसल है हमें कम से कम उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो मिले। टू सेफगार्ड द फार्मर्स इंटरेस्ट, गवर्नमेंट फिक्सेस एमएसपी ऑफ वेरियस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। इसका मतलब आप इससे कम दाम पे नहीं बेच या खरीद नहीं पाएगा कोई। अगर आपने बोला कि मेरे को जो गेहूं है वो 1600 रुपए पर 100 kg बेचना है, तो अगर कोई खरीदना चाह रहा है इससे कम पे नहीं खरीदेगा। गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी एमएसपी। सेकंड पॉइंट, बफर स्टॉक। भाई साहब देखो बफर स्टॉक क्या होता है? बफर स्टॉक का मतलब हुआ कि ऐसा स्टॉक जो गवर्नमेंट ने अपने पास होल्ड कर दिया और कल की डेट में देश में कुछ, जैसे अभी बात करता हूं मैं आलू और प्याज की या टमाटर की। कई बार क्या होता है बेटे, टमाटर का रेट इतना हाई हो जाता है तो वहां पे गवर्नमेंट अपनी शॉप लगाती है कि भाई साहब कम दाम पे लेके चले जाओ। द बफर स्टॉक इज क्रिएटेड इन द ईयर्स ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन एंड यूज ड्यूरिंग द शॉर्टेज। तो शॉर्टेज के टाइम पे गवर्नमेंट इसको निकाल देती है और काम कराती है। अगला क्या हो गया बच्चों? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और यहां पे एक छोटी सी बात बताऊंगा बच्चों आपको, मैं लिखूंगा इसको राशन शॉप। क्या होती है राशन शॉप? राशन शॉप पे आप बहुत कम दामों में, या अभी तो फिलहाल फ्री चल रहा है, कुछ पर्टिकुलर राशन या कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी का राशन आपको फ्री मिल जाता है, बहुत कम दाम पे मिल जाता है। तो गवर्नमेंट ने ये भी ओपन करा। तो इट ऑपरेट्स थ्रू अ नेटवर्क ऑफ राशन शॉप एंड द फेयर मार्केट शॉप, जहां पे आपको मिल जाता है बिलो द मार्केट प्राइस टू द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो अगर मैं सिंपल बात करूं, गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या करा? पहला बच्चों रेगुलेटेड मार्केट बन गई आपकी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, आपको कोऑपरेटिव मार्केटिंग सिखा दी और कुछ मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करी, राशन शॉप की बात करी और बफर स्टॉक की बात करी। डन है बच्चों? नेक्स्ट बच्चों, चलो जी नेक्स्ट देखते हैं बच्चों,
इमर्जिंग ऑल्टरनेट, क्या लिखा हुआ है बेटा, ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स। तो पहला देखिए बच्चों, आराम से पढ़ने की कोशिश करेंगे और क्या क्या हुआ, बहुत सिंपल पढ़ना है। पहला देखो बेटा, ओरिजिन ऑफ फार्मर्स मार्केट, यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब मिडिल मैन को पूरी तरह से हटा दिया गया, सिर्फ किसकी बात करी, फार्मर्स मार्केट की। जैसे पर्टिकुलर मार्केट, अनाज के लिए अनाज मंडी, फलों के लिए फल मंडी, सब्जी के लिए सब्जी मंडी। सेकंड बच्चों, अलायंस विद नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनी, सेवरल नेशनल एंड मल्टीनेशनल फास्ट फूड चेन्स आर इंक्रीजिंग एंट्री इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद फार्मर्स। जैसे बच्चों आज चिप्स की बात करें तो चिप्स के लिए आलू चाहिए होता है, तो कई मल्टीनेशनल कंपनीज सीधा टाई अप कर देते हैं किसान से कि भाई साहब आपका जो आलू उगे वो आप सीधा हमें डिलीवर कर दीजिए। तो पहला क्या था बच्चों, फार्मर मार्केट की बात करी। सेकंड, टाई अप करा दिया बच्चों फार्मर का और एमएनसीज का। थर्ड पॉइंट क्या है बच्चा, इसी के, हालांकि थर्ड नहीं अलग रखता हूं, थर्ड पॉइंट क्या हुआ बच्चों, थर्ड हुआ डाइवर्सिफिकेशन। व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन? भैया देखो, रूरल डेवलपमेंट में अगर सारे लोग ही खेती करने लगेंगे, अगर ग्रामीण क्षेत्र में सारे के सारे लोग ही खेती करेंगे तो बेटा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बताया कि भाई साहब आप करिए डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप सिंगल क्रॉप कर रहे हैं मल्टी क्रॉप करिए, अगर आप खेती कर रहे हैं कोई साथ में और काम भी करिए, शॉप भी खोलिए। द नीड फॉर डाइवर्सिफिकेशन अराइजेस बिकॉज देयर इज अ ग्रेटर रिस्क इन डिपेंडिंग exclusively on farming and to provide productive sustainable livelihood option to rural people। ये मुश्किल था तो क्या करा गया बेटा, डाइवर्सिफिकेशन। बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, देखो जी डाइवर्सिफिकेशन के दो बेनिफिट होते हैं। पहला क्या होता है जी, फर्स्ट होता है एम्प्लॉयमेंट और सेकंड क्या होता है बेटा, हायर इनकम। देखो अगर किसी परिवार में 4 लोग थे और वो चारों के चारों खेती करते हैं तो भाई खेती तो एक ही है। अगर उस खेती से आप साल का 10 लाख रुपए कमाते हैं तो चारों में बटेगा। अब उन्होंने 4 में से क्या करा, 2 भाइयों में एक में उसने क्या बोला कि भाई एक आप शॉप खोल लो, है ना, किसी की शॉप, एक से बोला कि आप परचूनी की शॉप खोल लो और एक से बोला कि आप फलों की शॉप खोल लो। तो अब 3 काम हो गए। इट इज एसेंशियल टू प्रोवाइड सप्लीमेंट गेनफुल एम्प्लॉयमेंट एंड टू अनेबल रूरल पीपल थ्रू द हायर इनकम। तो अगर आप डाइवर्सिफाई करेंगे आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा तो ज्यादा इनकम आएगी। अगला, टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। पहला डाइवर्सिफिकेशन क्या हो गया बच्चों, क्रॉप प्रोडक्शन, शिफ्ट फ्रॉम सिंगल टू मल्टी। आप पहले गेहूं की फसल कर रहे थे, भाई साहब अब गेहूं और आप चने की फसल कर लो। पहले आप केवल एक कर रहे थे, आपने 2-3 शुरू कर दिया। एंड सेकंड क्या है, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। इन इन्वॉल्व शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर एलाइड एक्टिविटीज और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। कुछ अलग काम जो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर से अलग है, या तो वो करिए या आप सिंगल क्रॉप को शिफ्ट कर दीजिए मल्टी क्रॉप पे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया बच्चों वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट नॉन फार्म एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सारा आपने पढ़ा हुआ है, सिर्फ आपको रिवीजन करा रहा हूं। पहला, एनिमल हस्बेंड्री, हस्बैंड वाला नहीं है बेटे, समझ लो। एनिमल हस्बेंड्री, इसको बोलते हैं लाइव स्टॉक फार्मिंग, मुर्गा पालना। बेटे मुर्गी पाल लेते हैं बेटे, तो उसी की बात कर रहा है। ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, सिंपल आपने एनिमल से रिलेटेड उनको केयर करने के लिए आपने कर दिया, इसको बोलते हैं हस्बेंड्री। सेकंड क्या हो गया बेटा, डेयरिंग। डेयरिंग का मतलब क्या होता है बेटा, दूध से रिलेटेड व्यवसाय, मिल्क का काम कर लिया, पनीर का काम कर लिया, तो ये काम कर लिया आपने। थर्ड क्या हो गया बेटा, आपने यहां पे तो क्या पाले थे बेटे, यहां पे तो मुर्गियां पाली थी बेटा, मुर्गियां, समझ लो बेटा, मुर्गियों से अंडे होंगे, अंडों से फिर मुर्गी, ये वाला काम कर रहे हो। अब क्या कर रहे हो बेटा, फिशरीज। फिशरी का मतलब क्या होता है, आपने एक तालाब लिया, वाह, वहां पे मछलियां पाल ली बेटे, और मछलियां बढ़ती जा रही हैं आपकी, तो ये काम कर लो बेटे आप, है ना। अगला क्या है बेटा, फोर्थ इज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर बेटा क्या होता है, यानी इज रेफर टू साइंस और आर्ट कल्टिवेटिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स, यानी इनकी आप क्रॉप प्लांटेशन क्रॉप्स कर रहे हैं। सिर्फ बेसिकली बोलता हूं मैं, प्लांटेशन क्रॉप्स, कोई
स्पाइसेस ये सब बना रहे हो आप। एंड फिफ्थ क्या है बच्चों, हालांकि इसका पॉइंट मुझे कम समझ आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेफर्स टू दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट डील विद द रूल्स ऑफ यूज ऑफ कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन टू रिट्रीव एंड स्टोर ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन। आई होप समझ में आ गया होगा। तो डाइवर्सिफिकेशन, भैया डाइवर्सिफिकेशन के लिए सिंगल क्रॉप से मल्टी क्रॉप पे, एग्रीकल्चर सेक्टर से नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर पे क्या क्या काम थे वो ही बता दिया भाई साहब। एनिमल हस्बेंड्री कर लो, डेयरिंग का काम कर लो, है ना, फिशिंग कर लो, या फिशरीज बोला, हॉर्टिकल्चर कर लो आप, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर लो। डन है जी। देख लो बेटा कितने सारे ऑप्शन दे रहा हूं आपको मैं। अगला देखते हैं बच्चों। हा क्या पॉइंट है। लास्ट टॉपिक है बेटा हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग? भैया ऑर्गेनिक फार्मिंग का सिंपल सा मतलब है ऐसी टेक्निक जो आप यूज करते हैं विदाउट केमिकल, कोई भी खेती जहां पे आप केमिकल का पार्ट यूज नहीं कर रहे हैं, इज कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर दैट रिलाइज ऑन द टेक्निक सच एक्ट क्रॉप रोटेशन। क्रॉप आप रोटेट करते जाते हैं, एक खेती पे आप डिपेंड नहीं कर रहे। ग्रीन मैन्योर, कंपोस्ट एंड बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, यानी यहां पे आप केमिकल्स का प्रयोग नहीं करते। बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। हमारे देश में एक तरीके से ये बनाया गया है, एक र्यूमर बनाया गया है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। रीजन क्या होता है, जितने भी हमारे यहाँ के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं वो बाहर एक्सपोर्ट हो जाते हैं। क्यों? हम और आप खरीदते ही नहीं है, हमें लगता है कि महंगे हैं, लेकिन नहीं है। अभी पढ़ेंगे बच्चों, देखो मैं नहीं बोल रहा बेटा, ये बोल रहा, देखो सुनो। बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, पहला देखिए बच्चों, इकोनॉमिकल फार्मिंग। आपको फालतू चीजें नहीं करनी, ये पेस्ट लगाना है, वो लगाना है, भैया बिल्कुल, यानी सिंपल बोलूं, गाय के गोबर से आपने क्या बना दिया, खाद बना दी बेटे आपने, वाह, पैसे पैसे बचा रहे हो। तो इकोनॉमिकल फार्मिंग होती है। सेकेंड, जनरेट्स इनकम थ्रू एक्सपोर्ट, अभी बताया। क्यों? एक तरीके से ये मिथ बना दिया गया है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं, आपको नहीं अफोर्ड कर पाओगे, आप ना आप अफोर्ड करोगे, ना आप लेके आओगे, बचेगा तो क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट। तो जनरली ये इनकम जनरेट करते हैं एक्सपोर्ट से, इकोनॉमिकल होते हैं। अब देखो बच्चों, हेल्दी फूड तो है ही है, केमिकल ही नहीं है। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो बंदे पहले फार्मिंग कर रहे थे उसी को नया फैशन तरीके से बनाया गया, जो यंग बच्चे भी हैं वो अच्छे से इसको करते हैं और अपनी आजीविका एम्प्लॉयमेंट चलाते हैं। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लास्ट, सेफ्टी ऑफ एनवायरनमेंट। भाई जब कोई पेस्टिसाइड नहीं है वहां पे, कोई केमिकल्स नहीं है, कोई कीटनाशक कुछ नहीं है वहां पे, तो क्या होगा बेटा, एनवायरनमेंट सेफ होगा। एंड लास्ट, सर्टेन सोइल फर्टिलिटी, जो जमीन होती है, सॉइल जो होगी उसका विदाउट केमिकल, सोचिए आप, विदाउट पेस्टिसाइड, वो क्या होगी बच्चों, अच्छी होती जाएगी। तो ये सारे बेनिफिट किसके हैं बच्चों, ऑर्गेनिक फार्मिंग के। अब बच्चों चैलेंज क्या होता है, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर गए, ऑर्गेनिक फार्मिंग का चैलेंज क्या है। फर्स्ट चैलेंज है बच्चों, लेस पॉपुलर। क्यों भाई साहब, हम और आप तो खरीदते नहीं प्रोडक्ट्स, हम और आप तो करते नहीं खेती। सेकेंड बच्चों, जिसको ध्यान से पढ़ना, लो यील्ड, पहले ये पढ़ाऊंगा मैं। लो यील्ड का मतलब क्या हो गया कि यहां पे ऐसे नहीं है जैसे सिंपल फार्मिंग में क्या होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, कि आपने कितने भी आलू उगाने, कितने में उगा दिए, ऐसे डाला आपने कहीं भी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है कि भाई साहब आपको यहाँ पे सीड्स डालने हैं तो यहाँ डालेंगे, फिर आप 20 मीटर पे डालेंगे, फिर 30 पे डालेंगे, तो दिस इज द सीक्वेंस। तो लो यील्ड मिलेगी आपको कि जो प्रॉपर एक खेती है, एक बीघे में, सिंपल अगर बात बोलूं, नॉर्मल खेती से, अगर नॉर्मल खेती से एक बीघे में अगर आप 100 किलो आलू उगा सकते हैं तो यहां पे हो सकता है केवल 80 किलो ही उगे। क्यों? लो यील्ड। थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज। जनरली लोग क्या करते हैं, खेती को अभी भी समझते हैं कि ये तो भैया गरीबों का काम है, ये तो फार्मर्स करेंगे। तो मार्केटिंग फैसिलिटीज या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज उस लेवल की नहीं मिल पाती जहां जैसे मिलती है फॉरेन कंट्रीज में। तो फॉरेन कंट्रीज में भी अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है तो मार्केटिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हाई होती है। फोर्थ क्या हो गया बच्चों, शॉर्टर फूड लाइफ। बेटा हो गई,
अगर सोचो कि अगर कोई भी चीज बिना मिलावट की है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, तो उसकी जो शेल्फ लाइफ होगी वो कम होगी। क्यों? उसमें ऐसे पेस्टिसाइड नहीं है, ऐसे केमिकल नहीं है जो उसको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए प्रिजर्व रख सके, इसलिए शॉर्टर लाइफ। एंड फिफ्थ इज लास्ट, लिमिटेड चॉइस ऑफ क्रॉप्स, यानी यहां पे लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप्स अभी एंटर नहीं हुई हैं, धीरे धीरे हो सकता है कि और क्रॉप्स इसमें एंटर होते जाएं। तो ये है चैलेंजेस बिफोर ऑर्गेनिक फार्मिंग। आई होप समझ आया होगा बच्चों। अब जो भी हमने चैप्टर पढ़ा इसको हम करते हैं इवेल्युएट, यानी अगले 5 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा बच्चों। तो इवेल्युएशन कैसे करना होता है बच्चों, क्या क्या चैलेंजेस थे। पहला, अगर मैं बात करूं, जो हमने चैप्टर की बात करी, इसका डाइवर्सिफिकेशन। आपको डाइवर्सिफिकेशन पे ज्यादा स्ट्रेस देना चाहिए। रीजन कि आप अपने सिंगल क्रॉप को मल्टी पे कर दीजिए, कोई एग्रीकल्चर कर रहा है नॉन एग्री, जिससे क्या होगा कि आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी और आपकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है फार्मर्स का वो इंक्रीज होगा। सेकेंड पॉइंट, रूरल एंड अर्बन लिंकेज। जितना भी सामान रूरल एरिया में होगा बिकेगा कहां बेटा? अगर जैसे कि कोई भी अनाज, कोई भी फल तो आएंगे तो शहर में। अब शहर, अर्बन और रूरल लिंकेज नहीं है अगर, तो सामान आने में टाइम लगेगा, तो उससे क्या होगा बेटा? नुकसान होगा। तो ये करना चाहिए। अगला, बेटर फैसिलिटीज, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की हो, चाहे वो मार्केटिंग की हो, चाहे वो क्रेडिट की हो, चाहे वो स्टोरेज की हो, तो ये बेटर फैसिलिटीज आपको देनी चाहिए। एंड फोर्थ, मोर एम्फेसिस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप किसकी बात करेंगे बच्चों? एनवायरमेंट में मैंने पढ़ाया था आपको चैप्टर में। ऐसा डेवलपमेंट जो आप, या कोई भी ऐसी चीज जो आप लॉन्ग फ्यूचर, अपनी फ्यूचर जनरेशन को भी दे पाए। जैसे पानी की बात करें, पानी ये ना हो जाए कि जो आने वाली जनरेशन है वो चौंके बेटे, एकदम शॉक हो जाए, सर आप रोज नहाते थे? हाँ बेटा, यहाँ तो पानी नहीं है। तो इस तरीके से यानी डेवलपमेंट करेंगे। कैसा डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो डाइवर्सिफिकेशन हो गया, लिंकेज हो गया, बेटर फैसिलिटीज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लास्ट कुछ बेटा इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करता हूं मैं, ये दोनों डेट्स आपको याद रखनी है। पहली, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, ये है 1969। और सेकेंड, पीरियड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या था बेटा? ये था आपका 1991 टू 2003। ये दोनों डेट्स, ये दोनों ज्यादा इतना वो नहीं होंगी बेटे। ये, या एक और काम कर सकते हैं बेटा, नबार्ड की डेट भी याद कर सकते हो आप, 1982 याद कर लेना, ठीक है। तो नबार्ड 1982, ग्रीन रेवोल्यूशन 91 2003, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल बैंक क्या था बेटा? 1969। ठीक है बच्चों, और ये लास्ट शीट है बच्चों। थैंक यू। तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम कुछ अगले चैप्टर्स करेंगे बेटा अगले वीडियोस में। फटाफट से इसका रिवीजन करें और पेपर की तैयारी करते रहें। थैंक यू बच्चों।